हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल दीप्स एजुकेशन में। मेरा नाम नगमा है एंड हमने जो है आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप टी के जो पिछले भर्ती में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी एक सीरीज स्टार्ट की थी। हमने बहुत सारे जो पीवाईक्यूज़ हैं ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। आप जो है उनको मेरी प्रीवियस क्लासेस में जाके देख सकते हो। प्रीवियस क्लासेस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप या फिर आप जो है जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाके भी मेरी प्रीवियस क्लासेस देख सकते हो। और अगर आपको किसी भी क्लास के रिगार्डिंग, किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है, आपको किसी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कोई डाउट है, कोई क्वेरीज़ है, तो आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपके जो भी सवाल है, जो भी क्वेरीज़ हैं, उन सबको सॉल्व किया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो आप बेझिझक हमसे जो भी पूछना चाहें पूछ सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। देखो, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसको हमने अपनी प्रीवियस स्लाइड है उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। कितने सदस्य होते हैं, कैसे काम करता है, क्या फंक्शन होते हैं, जो परमानेंट है वो कौन से सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य कितने कितने वर्ष के लिए होते हैं। तो आप वहाँ जाके जो है मेरी क्लासेज PYQ में जाके वो आप देख सकते हो स्लाइड। वहाँ हमने बहुत अच्छे से संयुक्त राष्ट्र को डिस्कस किया हुआ है। बेसिकली जो इसका आंसर है, हम देख अस्थायी सदस्यों के बारे में पूछा गया है। परमानेंट तो देखो परमानेंट होते हैं, 5 जो है वो जो है इसके स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, और जो अस्थायी सदस्य हैं प्रत्येक 2 वर्ष में चुने जाते हैं। 2 वर्ष के लिए उन 2 वर्षों का कार्यकाल होता है। तो इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन ए। और अगर आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में तो आप मेरी प्रीवियस स्लाइड देखें, वहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, MS ऑफिस 2010 की एक्सेल वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट तौर पर कितनी शीट शामिल होती है। देखो, इसमें डिफ़ॉल्ट पूछा गया है। जैसे अपन कुछ भी जैसे MS ऑफिस 10 अपन यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट मतलब वहाँ से जो आती है वो कितनी शीट्स आती हैं, तो वो आती हैं 3। ठीक है, और जो हम यूज़ करते हैं तो हम उसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब क्या होता है, जो उसकी सेटिंग में है। ठीक है, कि कितनी या कितना आना है। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं कोई भी, तो उसमें जितनी भी सेटिंग्स होती हैं सारी डिफ़ॉल्ट होती हैं। ठीक है, उसको फिर हम अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो बस भाई इसमें पूछा गया है कितनी शीट्स होती हैं, डिफ़ॉल्ट के रूप में 3 होती हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सामान्य परिस्थितियों में अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी परत को बचाने का कार्य कौन करता है। देखो, अपना जो है अमाशय होता है। जैसे कि ये मान लो ये अपना अमाशय है। ठीक है, ये अमाशय होता है और इसके चारों ओर जो है ना, चारों ओर एक श्लेष्मा कोशिका करके बनी हुई होती है। उससे क्या होता है, म्यूकस निकलता है। ठीक है, और उसके अंदर ना बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उनसे अलग अलग टाइप के एंजाइम्स निकलते हैं। जैसे कि जो एंजाइम जो होते हैं वो सब ना अम्ल अम्ल जो होता है उसको मतलब अपने जो आमाशय है उसको बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब जितना भी हमारा जो अपचित भोजन है उसको पचित भोजन में कन्वर्ट करते हैं। जितने भी उसमें एंजाइम पाए जाते हैं वो सबका काम यही होता है कि जो हमारा भोजन है मतलब डाइजेशन का काम बेसिकली किया जाता है। जितना भी अपचित और क्या बोलते हैं जटिल भोजन है उसको सरल और पचित भोजन में कन्वर्ट किया जाता है। एंड तो अब जितने भी ये जो एसिड होते हैं, जितने भी एसिड निकलते हैं, जैसे कि HCl हो गया। ठीक है, वो एक एसिड होता है अपने अमाशय के अंदर। तो अमाशय के इसके अलावा जो है रेनिन एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, श्लेष्मा कोशिका जो होती है उससे म्यूकस निकलता है। जो श्लेष्मा कोशिका होती है उसके चारों ओर उपस्थित होती है, कवर किए होती है अपने अमाशय को। और इस श्लेष्मा से जो म्यूकस निकलता है एंड जो म्यूकस होता है वही अपने जो पेट है उसको जो जितने भी अम्ल होते हैं, अपने जितने भी एसिड होते हैं, उनसे क्या अपने पेट को सुरक्षित रखता है। ताकि जो एसिड है अपने पेट में क्या नहीं करे, कोई परेशानी जो है मतलब उसको कहते हैं ना कि कट लग जाए या फिर घाव हो जाए, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं हो। इसलिए जो म्यूकस है तो वो अपने अमाशय के चारों ओर फैला हुआ होता है। अपने अमाशय को क्या बोलते हैं से बचाता है। किससे बचाता है, एसिड वगैरह से। जितनी भी कीट क्रियाएँ होती हैं उन अभिक्रियाओं से अपने जो अमाशय है उसको बचाता है। और उसके अलावा जो अमाशय के अंदर जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं वो सब जो होते हैं अपने जो भोजन होता है उसको डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, म्यूकस जो है वो अपने अमाशय के पेट के, बेसिकली इसको अमाशय को पेट कहा जाता है, पेट के चारों ओर फैला हुआ होता है। जो अम्ल की अभिक्रिया से पेट की अंदरूनी जो परत होती है, मतलब जो इनर जो लेयर होती है उसको बचाने का कार्य करता है। ताकि एसिड वगैरह से जो अपने जो अंदरूनी परत है उसमें क्या नहीं हो, कुछ भी घाव नहीं हो, चोट नहीं लगे। ठीक है, सो इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन डी, बलगम। म्यूकस होता है वो उसको सेव करता है। बाकी जितने भी एंजाइम एसिड वगैरह जो सब कुछ होता है वो अपने भोजन को बचाने के काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत के नाम से जानी जाती है।
देखो इसमें पूछा उत्पादन की प्रति यूनिट कुल लागत। कुल लागत मतलब क्या, बेसिकली एवरेज लागत तो होती है, जैसे कुल जैसे अपन के बहुत सारी चीज़ें अपन यूज़ कर रहे हैं तो उसका अपन को एवरेज देखना होता है, सबको मिला के टोटल में जितने भी वो संख्या होती है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो बस इस बेसिकली इसमें भी वही है, जैसे कि अब कुल लागत है तो लागत में अपन क्या क्या लगाते हैं उत्पादन में, जैसे कि उसको मजदूरी हो गई, एक वो लागत हो गई, ठीक है। अपन अगर भूमि लेते हैं तो उसका किराया हो गया, अगर कहीं से अपन क्या बोलते हैं पैसे उठाते हैं तो उसका जो भी इंटरेस्ट होता है वो हो गया। तो इन सबको मिला के जो है अपन एक नाम यूज़ करते हैं, वो जो है उसको बोलते हैं औसत लागत। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली बात्या भट्टी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था। देखो इसमें जो है स्टील प्लांट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो जो राउरकेला स्टील प्लांट है इसका शुभारंभ किया गया था। बेसिकली ये बन के मतलब ऐसे स्टार्ट तो ये 1960 में हुआ था, लेकिन जो इसका शुभारंभ है वो किया गया था 1959 में। तो ध्यान रखना थोड़ा सा, कब किया गया था, 1959 में किया गया था। एंड तत्कालीन राष्ट्रपति एंड उस टाइम पे जो अपने राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये फंक्शन करना कब शुरू किया था, 1600 में स्टार्ट किया था। एंड जो प्लांट है ये उड़ीसा में स्थित है। इसको पहले हिंदुस्तान स्टील प्लांट के नाम से भी ऐसे जाना जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राउरकेला कहाँ पर है, ये उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे एक नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी स्थित है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। हमने पढ़ा था नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के बारे में। पहला कौन सा पहला है अपना तारापुर, एंड रिसेंट वाला कौन सा है, कलपक्कम, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट है शेड्स ऑफ सैफोन, ठीक है। शेड्स ऑफ सैफोन पुस्तक के लेखक कौन है। इसके जो लेखक है वो है सबा नकवी। ये पुस्तक रिसेंटली अभी लिखी गई है। इसमें जो है वाजपेयी टू मोदी, मतलब शेड्स ऑफ सैफरॉन वाजपेयी टू मोदी ऐसे करके पूरा इसका जो हेडिंग मतलब इसका नाम है बुक का। तो इसमें जो है जितने वाजपेयी का जितने भी अब तब से बीजेपी का वाजपेयी से लेके मोदी तक जितना भी इसमें चेंजेस हुए हैं, जो वर्क हुए हैं, सबके बारे में से डिस्कस किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। शेड्स ऑफ सैफरॉन किस रिलेटेड है, वाजपेयी टू मोदी मतलब बीजेपी से रिलेटेड है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका जो आंसर है वो है नाम ऑप्शन बी सबा नकवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। इन जीवों को किस नाम से जाना, स्वपोषी बोलते हैं इनको। बेसिकली ऑब्वियस ही बात है, जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अकार्बनिक स्रोत है उनसे जो है जो सरल जो भोजन है वो प्राप्त करता है, उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। किसी पर डिपेंड नहीं होते, खुद ही अपना भोजन बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। परजीवी क्या होते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। विषमपोषी ये सब इनके नाम है। मृतजीवी क्या होते हैं, जो उनको जो खाते हैं अपन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें ध्यान रखना। जो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, जो सरल सामग्री का यूज़ करके अपना भोजन बनाते हैं स्वपोषी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य। देखो इसमें फिर से वही क्वेश्चन आया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में। हमने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया, और प्लीज़ आप वो स्लाइड को जाके देखें। एंड वहाँ हमने बहुत अच्छे से जो राष्ट्र सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसके जितने भी फंक्शंस हैं उनको डिस्कस किया हुआ है। कितने इसमें जो है डिवाइड होता है, कौन क्या काम करता है, कितने सदस्य होते हैं, सब कुछ डिस्कस किया हुआ है इसके अंदर। अब यहाँ अपन देखें तो बेसिकली मतलब सिंपल सा इसका आंसर है वो है चाइना, बिकॉज जापान इसका सदस्य नहीं है, भारत नहीं है, कनाडा नहीं है। पांच जो है उसके स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं, चाइना हो गया, ठीक है। चाइना के पास कौन सा है, रशिया हो गया। रशिया से अपन थोड़ा सा इस साइड आते हैं तो अपने फ्रांस एंड जर्मनी हो गया। जर्मनी के थोड़ा साइड जाओ तो फिर क्या होता है, यूएसए आता है, ठीक है। तो ऐसे मैपिंग के थ्रू आप थोड़ा सा नाम वगैरह याद करने की कोशिश किया करो, जल्दी याद हो जाते हैं। अब भारत भी प्रयास कर रहा है अपना कि अपन को भी स्थायी सदस्यता मिले। फिलहाल अभी तक तो मिली नहीं, बट मिलनी चाहिए भारत को तो स्थायी सदस्यता। विश्व की इतनी बड़ी कंट्री है तो स्थायी सदस्यता तो मिलनी चाहिए, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है अपना ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था। मतलब एक बेसिकली इसमें जो है एक मतलब एक सैंपल के टाइम पे मतलब प्रयोगात्मक तरीके से यूज़ किया जो दूरसंचार अर्थ स्टेशन है कहाँ पर स्थापित किया गया था। इसमें ऐसा पूछा गया है। 1967 स्थापित किया गया था। ये किया गया है अपना अहमदाबाद में इसको स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका जो आंसर है वो है अपना अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसका जो आंसर है वो अहमदाबाद ही है। देखो इसमें एक अहमदनगर भी लिखा हुआ है, इसको आप नेगलेक्ट करो बिकॉज आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। मैं भी अभी रिसेंटली कंफ्यूज हो गई, मतलब कि अहमदनगर है कि अहमदाबाद है। तो इसका जो आंसर है वो है अहमदाबाद। वहाँ पे जो है अपना दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन जो अर्थ स्टेशन है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया 1967 में, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडन नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया है? इसका तो जवाब आप भी दे सकते हो। देखो, इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टाइम की बात चल रही है, तो उस टाइम पे क्या फेमस था? जो मशीनीकरण और जो प्रौद्योगिकी है, इन टेक्नोलॉजी, इन सब का विरोध करे, महिमा मंडन नहीं करे, तो वो सिंपल सा था। क्या था? देखो, हथकरघा नहीं हो सकता, चाक नहीं हो सकता, स्पिनिंग जेनी बिल्कुल नहीं हो सकती। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, चरखा। गांधी जी जो है उन्होंने चरखा यूज़ करके, मतलब उस टाइम पे क्या था मैं बताती हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे तो उस टाइम पे मशीनें आई, ठीक है, प्रौद्योगिकी जो है उसका थोड़ा सा वहाँ पे विकास हो रहा था। तो जो अपने घरेलू उद्योग थे वो क्या धीरे धीरे नष्ट होते, मतलब ख़त्म होते जा रहे थे। तो लोग क्या बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहे थे, बिकॉज उनके उद्योग ही ख़त्म हो रहे थे। एक मशीन है वो 100 लोगों का काम कर रही थी, 10 लोगों का काम कर रही थी, तो फिर वो उनको ऑब्वियस सी बात है, बेरोज़गारी तो बढ़ेगी। तो इसीलिए जो है महात्मा गांधी ने जो मशीनीकरण हो गई, और जो जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो उसको क्या है, महिमा मंडन ना करके जो चरखा है उसको यूज़ किया गया था कि आप चरखा चलाओ, एंड जो कपड़ा है सूती जो भी बनता है उससे वो आप बनाओ और उसको बेच के अपना जो जीवन है उसको आप मतलब अपना आजीविका कमाओ। उस तरीके से इसका किया गया था उस टाइम पे। तो थोड़ा ध्यान रखना, चरखा है अपना प्रतीक भी। गांधी जी को अगर आप देखो तो कई सारी उनकी फ़ोटोज़ जो चरखे के साथ है, वो खुद चरखा चला रहे हैं, कपड़ा बना रहे हैं उससे, ठीक है। तो इसका जो आंसर वो अपना ऑप्शन सी, चरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट तो है नहीं, ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और अपना जो चैनल है डीप्स एजुकेशन, इसको आप सब्सक्राइब करें। और अगर आपको जो वीडियो है इसका आपको विद आंसर्स PDF चाहिए, तो आप वो जो टेलीग्राम है उससे डाउनलोड कर सकते हो, बिकॉज उसका जो लिंक है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। अगर आपको बताया गया है कि आपको कोई भी क्वेरीज है, आपको कुछ भी डाउट है, तो आप टेलीग्राम पे जो है हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।